अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। इस एतवार को मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको राज में एक ऐसा प्रोग्राम दिखाऊंगा जहां पे एक घर को मैंने क्लियर करते हुए दिखाया है। तो वो इस एतवार को आप नहीं देख सके, इंशाल्लाह वो आप अगले एतवार को संडे की रात को इंशाल्लाह आप देख सकेंगे। होता ये है कि अमूमन जब इस तरह के प्रोग्राम में रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। इन्वेस्टिगेशन जो हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उस मखलूक को भी पता होता है कि ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की हद तक है, तो इसलिए लड़ाई के वो मूड में नहीं आते। जब किसी नए या पुराने घर के अंदर इस मखलूक का बसेरा हो और आप जाते हैं कि निकलो यहाँ से, तो एक किस्म का इसको कहते हैं कब्ज़ा छुड़ाना। चाहे वो कब्ज़ा इंसान ने किया हो या कब्ज़ा जिन्नात ने किया हो, जब आप कब्ज़ा छुड़वाने के लिए पहुंचते हैं तो फिर लड़ाई लाजमी सी बात है। तो उसमें जान का भी रिस्क होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि जिन्नात की ख्वाहिश ये होती है कि वो अपने कब्ज़े को बरकरार रखें या हमें निकाल ना सकें। हम इन शख्स को जो हमें निकालने की कोशिश कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और इंसान अपने इल्म की ताकत से ये कोशिश करता है कि वो उनको निकाल के बाहर करे। तो ये एक लड़ाई का समा बन जाता है। तो वहाँ पे मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मैं अकेला जाऊँ तो बेहतर है, क्योंकि अगर टीम का कोई फ़र्द मेरे साथ जाएगा तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी को नुकसान हो जाए। तो मैंने अकेला ये प्रोग्राम किया। उसमें इक्विपमेंट का भी डर होता है कि जो आपके कैमरा चीज़ें लेके जा रहे हैं आप, वो गुस्से में मखलूक तोड़ सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक कामयाब रहा। बड़े बड़े साइन भी रिकॉर्ड हो गए, उस मखलूक ने सामने आके भी अपना आप रिकॉर्ड करा दिया। और पढ़ाई करते हुए क्या हमारी लड़ाई होती है और क्या उनसे हमारी बातें होती हैं, हम कलाम होते हैं वहाँ से जिन्नात के साथ, तो वो सारा आप उस प्रोग्राम में इंशाल्लाह देख सकेंगे। आज की जो स्टोरी है, मैं पार्ट 3 एक सुनाए थे रानी वाली कहानी के, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीडबैक आया। लोगों ने उस कहानी को बहुत ज़्यादा पसंद किया और कमेंट्स भी बहुत अच्छे हुए थे और व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया। तो इस तरह की एक और कहानी भी मुझे मिली है कि मैं उसको प्रोग्राम में शामिल करूँ, तो इंशाल्लाह जल्द ही वो भी मैं प्रोग्राम में शामिल कर दूँगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कोशिश यही होगी हर हफ्ते में जहाँ पे मैं आपको कहानी सुनाता हूँ वहाँ पे एक अपनी कहानी भी बीच में ज़रूर शामिल करूँगा। तो इस जुमे जो मैंने लाइव किया तो उसमें एक इसी तरह का सेम एक लड़की ने मुझे कॉल की और मैंने उनसे कुछ जो बातें कहीं, तो उसी वक्त मेरे जहन में एक स्टोरी भी याद आ गई, मेरे साथ बीता हुआ एक वाक़या जो मैंने कहा मैं आपको स्टोरी में सुनाऊँगा। सो आज मैं आपको वो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ भूल जाती हैं, कुछ याद रह जाती हैं, और जो भूल जाती हैं वो भूलती कभी नहीं, कभी ना कभी ज़रूर जहन में आ जाती हैं। जिस तरह की ये एक वाक़या, बहुत ज़बरदस्त ऐसा वाक़या कि जिसने मुझे भी चौंका दिया था, जिसमें मैं भी हिल के रह गया था। उनसे मेरी बात हुई है कहानी रिकॉर्ड करने से पहले। मैंने उनसे पूछा क्या ये मैं कहानी आपकी सुना दूँ, या बीते हुए लम्हे वो जो कुछ वहाँ पे हुआ था, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको कहानी की सूरत में सुनाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने एक फ़ेवर मांगी कि आप नाम भी सारे फ़र्ज़ी का लीजिएगा और हमारा कंट्री भी ना बताइए था जिस कंट्री में आप आए थे। तो मैं इस वक्त जितने भी नाम हैं और यहाँ तक कि जिस कंट्री की ये कहानी है उसको भी मैं फ़र्ज़ी करने जा रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए और वहाँ से हम उस मंजिल की तरफ चले गए जहाँ पे हमारे लिए कमरा बुक था, और हमने वहाँ पे जाके रुकना था, फ्रेश होना था और उसके बाद उस घर की तरफ जाना था जहाँ पे वो मसला था। एक नया मुल्क, एक नए मुल्क की नई आबो हवा, हर मुल्क की एक अपनी खुशबू होती है। सो उस मुल्क की भी एक अपनी ही अलग सी खुशबू थी। जितने भी इंसान थे नक्श सेम उसी इंसानों की तरह थे जैसे हम भी। 3 शख्स गाड़ी में, 4 शख्स मौजूद थे, एक मेज़बान, एक ड्राइवर और 2 हम लोग। लेकिन चेहरे तो इंसानों की तरह ही हम सब के थे, लेकिन नक्श बहुत बदले हुए थे। उन नक्श को देख के लगता था मट्टी तो दोनों की एक है, लेकिन ये किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, हम एक और सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं। गाड़ी के शीशे में बैठते हुए, इर्द गिर्द निगाह देखते हुए, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखते हुए, उस मुल्क की खूबसूरती को देखते हुए, उस मुल्क ने कितना अपने आप को जदीद बना लिया था उसकी जिद्दत को देखते हुए, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, ऐसी स्क्रीन जिस पे इश्तिहार चल रहे थे। वो वक्त ख़त्म हुआ कि जब एक साइन बोर्ड लगा के
स्टिल एक तस्वीर, एक उसके ऊपर पिक्चर सी होती थी, लोग देखते थे। और उस मुल्क में हम देखते हुए जा रहे थे कि हर साइन बोर्ड टीवी की तरह चल रहा है, एलसीडी की तरह चल रहा है, पिक्चर तब्दील हो रही है, बग़ैर आवाज़ के कमर्शियल चल रही है। इस सब मनाजिर को देखते हुए सफ़र ख़त्म हुआ और एक जगह पे गाड़ी ने ब्रेक लगा दी। ये वो होटल था जहाँ पे क़याम करना था। उतरे, होटल के अंदर दाखिल हुए, रिसेप्शन से एक मराहिल होते हैं, आपके नाम की बुकिंग होती है, वो सारा कुछ तय करते हुए रूम तक पहुँच के, एक बहुत ही खूबसूरत रूम था जो उन्होंने बुक करवाया था। बहुत ही ज़बरदस्त रूम के अंदर दाखिल होते ही, रूम को देखते ही आधी थकावट, जो एक सफ़र की लंबी थकावट होती है, वो वैसे ही दूर हो गई। फ्रेश वगैरह हुए, चेंज वगैरह किया और उसके बाद उन्होंने कहा चलिए घर चलते हैं। सो वहाँ से रवाना हुए होटल से। उसी तरह ही दोबारा सफ़र था जिस तरह एयरपोर्ट से आते हुए, इर्द गिर्द घूमते फिरते, शॉप्स, इंसान, साइन बोर्ड सब देखते हुए दोबारा से हम जा रहे थे। और देखते हुए हम उस घर के अंदर दाखिल होने से पहले एक ऐसे रोड पे दाखिल हुए जहाँ पे कुछ गहरे दरख्त थे, घने दरख्त इस तरह के थे, उसको पार्क तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा एरिया था जिसमें दरख्त ही दरख्त थे दोनों साइडों पे। एक ऐसी हम आबादी में दाखिल होने जा रहे थे जहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दरख्त ही दरख्त थे, सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। और लगता था लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं। ये पार्क के लिए तो बाकायदा बच्चों के लिए झूले शूले ये वो लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ की वो खूबसूरत सी, वो आज भी दरख्त मुझे याद हैं, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा वो क्यों याद हैं। खैर, वहाँ से हम गुजरते हुए घर दाखिल हुए। कहते हैं फैमिली ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया, सबसे मुलाकात हुई और ड्राइंग रूम के अंदर बैठ गई। एक बड़ा सा घर था जिसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर एक बड़ा सा गैराज था जिसके अंदर 2 गाड़ियाँ मौजूद थीं। राइट साइड पे इसका एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा था। दरवाजे से आप जैसे ही दाखिल होते हैं, बिल्कुल आपके सामने ही बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो उनके बेडरूम भी था, किचन भी था, और सीढ़ियाँ ऊपर को जो जाती थी, ऊपर भी बेडरूम थे, ऊपर भी इसी तरह घर का पोर्शन था जिसमें तकरीबन 4 कमरे बने हुए थे। वो काफ़ी बड़ा घर था। सबसे पहले तो गपशप हुई, हाल अहवाल पूछा और उन्होंने कहा सफ़र कैसा रहा, जैसे पूछते हैं वैसा गपशप हुई। और मुझे जो बेचैनी थी वही पूछना था, मिलवाइए उनसे, वो कहाँ हैं जिनके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो उन्होंने कहा वो इस वक्त वो अपनी एक दोस्त है उसकी तरफ गई हुई हैं, बस आती ही होंगी। अच्छा, मैंने कहा चलें अच्छी बात है, जब तक वो आती हैं तो आप मुझे उनके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताइए। फ़ोन पे तुम्हारी बात हो गई थी, मैंने देख भी लिया था सारा, मैंने ही खुद आपसे कहा था, क्योंकि जब मेरी बात हुई थी मैंने कहा था ये इमरजेंसी केस है और इसका हल यही है, इसके लिए वहीं पर ही इसका हल हो सकता है, फ़ोन पर इसका हल पॉसिबल नहीं है। तभी ये सारा एहतमाम हुआ था और हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्होंने बहुत सारी बातें उनके बारे में बतानी शुरू की। कब हुआ, कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, आप लोगों को कैसे पता लगा, और अब कितना टाइम हो गया है इस सारी सिचुएशन को। उसके बाद मैंने कहा मुझे एक तो पूरे घर का विजिट करा दीजिए, उसके बाद उस रूम में भी लेके चलिए जो उनका रूम है। नाम यहाँ पे फर्जी इरम रख देते हैं, जहन में भी आया इरम का। रूम में भी मुझे आप लेके चलिए। घर वाले सारे हमारे साथ थे, हम 1 बाय 1 एक एक रूम को देख रहे थे। ड्राइंग रूम के बाद जो जितना भी घर का पोर्शन था वो सारा देखते देखते आखिरकार हम इरम के रूम में पहुंच गए जो ऊपर बना हुआ था। उस दरवाजे को जैसे ही ओपन किया गया, ओपन करते ही पहली जो एक हवा कह लीजिए, उस कमरे की हमक कह लीजिए, उस कमरे की एक, हर कमरे की एक अपनी खुशबू होती है। कमरे को आप खुलते हैं तो डिफरेंट फील जो आती है, उस कमरे की पहली फील ही ये थी कि जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैं दाखिल नहीं हुआ, मैं रुक गया। उस दरवाजे से ही अंदाज़ा होता था बहुत भारी है ये जगह। एक जो खुशबू आती है उस मखलूक की, वो वाज़ेह वहाँ पे क्लियर खुशबू थी।
वो लोग तो एकदम से अंदर दाखिल हो गए, लेकिन मैं रुक गया। मैंने कहा नहीं, मुझे इस तरह इस रूम में दाखिल नहीं होना। मैं रुका, थोड़ा सा पढ़ाई की, दायरा कड़ा किया अपने ऊपर, वाइफ के ऊपर, दोनों के ऊपर दायरा कड़ा किया, फूंक मारी और उसके बाद कहा चलिए अंदर चलिए। वो इस बात पे हैरान थे कि हम लोग तो ऐसे ही अंदर दाखिल हो जाते हैं, आप ऐसा क्यों किया? क्या हमें भी ऐसा ही करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल था जो अभी तक पूछा नहीं गया था, लेकिन उनके स्टाइल से लग रहा था जैसे ये वो सवाल पूछना चाहते हैं। खैर, अंदर दाखिल होके एक ख़ास निगाह होती है जिससे देखना होता है, उस ख़ास निगाह से मैंने उस पूरे रूम को देखा। समझ आ गया क्या है, क्यों है, किस वजह से है। उसकी भी चीज़ें भी बहुत रखी हुई थी, उसमें बहुत सारे खिलौने उस तरह के रखे हुए थे, जिस तरह टेडी बेयर होता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। खैर, पूरे घर का इस तरह विज़िट करने के बाद पीछे एक बहुत बड़ा लॉन था, लॉन के अंदर भी के वहाँ भी विज़िट किया, वहाँ पे भी वही खुशबू और असरात वहाँ पे मौजूद थे। बल्कि जैसे ही मैं उस लॉन में दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि इर्द गिर्द बहुत कुछ है जो इस वक्त भी घूम रहा है। वहाँ से वापस पहुँचे, ड्राइंग रूम में बैठे, थकावट बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कहा क्या खाएं पिएंगे? मैंने कहा नहीं, बस इजाज़त चाहेंगे, खाना पीना होटल में होगा, क्योंकि जाके आज रात से ही शुरू करना है। वहाँ से रवाना हुए, सीधे होटल के अंदर पहुँचे और जाके कुछ देर के लिए बैठ के बातें शुरू कर दी कि हाँ क्या महसूस हुआ, क्या देखा, क्या लगा। वाइफ पूछ रही थी तो मैं उनको बता रहा था ऐसा कुछ महसूस हुआ। उन्होंने कहा हाँ मुझे भी महसूस हुआ। मैंने कहा यस बिल्कुल सही है। और इस तरह की हम बातें करते रहे, काफ़ी देर हम ऐसे बैठे रहे। तकरीबन ये रात के कोई 11:15 या 11:30 बजे का टाइम हुआ होगा। खाना वगैरह हम खा चुके थे। दरवाजे पे नॉक हुआ और जब उठ के दरवाज़ा खोला तो बाहर जिसको खड़े हुए देखा तो वो इंतहाई ज़्यादा हैरान कुन बात थी। इरम इस वक्त दरवाजे पे खड़ी हुई थी। रात के इस पहर वहाँ पे उसको खड़े देख के एक अजीब सा लगा और उसने नाम लेके कहा, मेरा नाम लेके, सर, मदर सर, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने उनको रास्ता दिया, आइए अंदर। दुआ सलाम हुई, वाइफ से भी, मुझसे भी गपशप हुई। तो मैंने कहा जी बताइए क्या बात करनी है। उनका अंदाज़ इस तरह था जैसे वो कह रही हो कि सीक्रेट बात करनी है, यहाँ पे नहीं कहीं और बैठते हैं। मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, आप यहाँ से बताइए जो भी है। वो शायद इस वजह से चाह रही थी कि ये साथ बैठी हुई वाइफ है, ये कहीं डर ना जाएँ या ये जो मैं बताने जा रही हूँ इनके लिए खौफनाक तो ना हो। मैंने कहा नहीं, हम यूँ समझे इस मामले में भी पार्टनर हैं हम दोनों, जब इसको हैंडल करना होता है तो दोनों हैंडल करते हैं, बेफिक्र होइए। अब मुझे खुल के बताइए मामला क्या है। कुछ देर कमरे को इस तरह देखती रही जैसे कुछ सोच रही हो, कहाँ से बात शुरू करूं और क्या कहूं। और हम दोनों बैठ कर उसको घूर रहे थे कि अपनी बात शुरू करे। इस पहर इसका इस तरीके आना और आके कहना कि मुझे आपसे बात करनी है, मामला क्या है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने सर ऊपर उठाया और कहा आप लोग यहाँ से चले जाएं। मैं खामोश रहा। उसको इस तरह घूरना शुरू कर दिया जैसे आंखों ही आंखों में सवाल पूछ रहा हूं, बात को जारी रखो। उसने कहा हाँ आपने सही समझा है, आपको यहां से चले जाना चाहिए। और वो खामोश हो गई। अब मैंने उससे सवाल पूछा क्यों चले जाना चाहिए इरम, आपको क्या लगता है, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप इस लम्हे रात को इस वक्त पहुंची हैं और आते ही हमें मशवरा दे रही हैं हम दोनों को यहां से चले जाना चाहिए, बात क्या है। उसने कहा सर वो बहुत ख़तरनाक है, आपकी सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो एक नहीं दो हैं, एक औरत है और एक मर्द है। और मैंने उनके साथ डन कर दिया हुआ है कि मेरी फैमिली को किसी को नुकसान मत पहुंचाना। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। तो मैं आज तक उनकी हर बात मानती आई हूं, इसलिए वो मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। आप भी एक भले मानस हों, आप भी एक अच्छे इंसान हो, सो इसलिए मैं आपको यहाँ खुद से आई हूँ कहने के लिए कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा।
आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, हो सकता है आप वापस ही ना जा सको। बेहतर यही है आप यहां से चले जाएं। मैंने कहा ठीक है, ये बात समझ आ गई, इसके अलावा कुछ और बताओ। उसने कहा इसके अलावा फ़िलहाल मेरे पास बताने को कुछ भी नहीं है। और एकदम से उसका चेहरा ऐसे बदल गया जैसे वो शदीद गुस्से में आ गई हो, क्योंकि अभी तक मैं बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ था, बात करने का स्टाइल भी बिल्कुल नॉर्मल था। मैं इरब की भी थोड़ी सी यहाँ पे तारीफ़ कर दूँ। तकरीबन उसकी एज 23 और 25 के दरमियान होगी, 23-24 साल। वो बहुत ही हसीनो जमील लड़की थी, एक ऐसी लड़की जो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी, चंचल शौक सी लड़की, इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई शरारती लड़की। जहां पे भी जाती थी हंसाती थी, शरारतें करती थी, सारे उसकी शरारतों से लुत्फ अंदोज होते थे, महफिल की जान बन जाती थी। एक अल्लाह ने क्या हुस्न दिया था, कूट कूट के हुस्न भरा था, और दूसरा उसकी वो शरारतें थी, वो चंचल सी अदाएं थी जो सबको बहुत भाती थी। और अब तकरीबन 3-3.5 साल हो चुके थे कि वो लड़की बिल्कुल एक सीरियस लड़की हो गई थी, हंसना भूल गई थी, बात करना, शरारतें करना, घर वालों के साथ बैठना भूल गई थी, अपने कमरे में ही बंद रहती थी, या वो सब कुछ होता था जो आगे आपको मैं कहानी में बताऊंगा, जिसकी वजह से ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। जिस वक्त उसने कहा मुझसे बातें कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, और मेरा बिहेव बिल्कुल नॉर्मल सा था, जैसे मैंने कहा ठीक है मैंने समझ लिया, मुझे चले जाना चाहिए, आगे बताइए इसके अलावा क्या है। तो उसने उसी लम्हे एकदम से वो गुस्से से ना सिर्फ खड़ी हो गई, बल्कि उसका अंदाज ऐसा था, आंखें ऐसे लगा लाल हुई नहीं, ऐसे लगा जिस अंदाज में आंखें उसने झपकी हैं, ऐसे लगता है आंखें शदीद गुस्से में आ चुकी हैं। और इस गुस्से में जैसे इंसान का बिहेव होता है, वो शदीद गुस्से में खड़ा होता है, ऐसा अंदाज था जैसे उसका चेहरा एकदम से लाल सुर्ख हो गया है, और आंखें भी अभी अभी लाल हो जाएंगी, हुई नहीं थी। और उसके बाद जिस अंदाज में वो दाखिल हुई थी, उसी अंदाज में उसने कहा ओके, अब आपकी मर्जी, जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, ये जुमला कहा। और उसके बाद वो वहां से उसी अंदाज में चली गई जिस अंदाज में वो अंदर दाखिल हुई थी। उसको निकले हुए अभी 2 से 3 मिनट हुए थे, दरवाज़ा बंद करके वापस आके बैठे, और हमने आपस में एक दूसरे की बात की थी, क्या मतलब है इस बात का, हम इसको क्या समझें, किसका इस तरह आना और इस तरह कहना कि चले जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, समझ नहीं सके। हम इसी को एकदम डिस्कस कर रहे थे कि एकदम से दिमाग में आया बात करते हैं। उसके घर फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया और मैंने उनसे पूछा इरम कहाँ है। उन्होंने कहा इरम तो अपने कमरे में है। मैंने कहा क्या आप इस वक्त जाके चेक कर सकते हैं। वो फौरी बोले खैरियत है, सब खैरियत है, क्या हुआ है। मैंने कहा ऐसा नहीं, उसको पता है कि हम यहाँ हैं, इस रूम में हैं, इस होटल में है, सारा कुछ पता है। उसने कहा जी उसको बिल्कुल पता है। तो मैंने कहा वो अभी कुछ मिनट ही हुए हैं इसको यहाँ से गए हुए, वो यहाँ पे आई थी। तो एकदम से वो चौंक पड़े और कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो रूम में ही है। मैंने कहा आपको कैसे पता है। उन्होंने कहा वो जब भी रूम में होती है वो अपना दरवाज़ा लॉक रखती है, अभी भी चेक कर लेते हैं, जब वो नहीं होती तो रूम का दरवाज़ा खुला होता है। मैंने कहा आप चेक करके। वो रूम में गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उन्होंने आके मुझे बताया दरवाज़ा लॉक है, वो रूम के अंदर ही है। आपको गलत फहमी हुई है, जिससे आपकी मुलाकात हुई है, वो इरम नहीं हो सकती, वो तो कमरे में है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी पता लग जाएगा क्या माजरा है। और मामला, अब फ़ोन बंद हो गया, मामला उलझ रहा था। अगर वो अपने कमरे में थी, दरवाज़ा लॉक था, तो इसका मतलब वो अंदर ही है। तो फिर ये कौन थी। हाँ, ये पहली ही मुलाकात थी, उससे तस्वीरों की हद तक आशनाई थी, तस्वीरें देखी थी, तस्वीरों में उसको देखा था, जिससे पहचानने में आसानी हुई कि ये इरम है। लेकिन सामने उससे मुलाकात अभी ही हुई थी, फैमिली में जब बैठे थे तो वो अपनी सहेली के किसी घर में थी। खैर फैसला यही हुआ, बजाय लेट करने के, कल सोचने के कि आज रात सफ़र की थकावट है, आज रात को सो जाते हैं, कल इस काम की पढ़ाई होगी। मैंने वाइफ से कहा मुझे लगता है आज रात से ही मुझे पढ़ाई करनी होगी। वाइफ मेरी इस मामले में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। मैं जब
इस तरह बाहर किसी टूर पे हूँ और किसी के घर में इस तरह के जाके पढ़ाई करनी हो, निकालना हो जिन्नात को, या कुछ भी क्लियर करना हो, या किसी इंसान के अंदर हो, तो वाइफ भरपूर मेरी हेल्प करती हैं। पढ़ना सारा कुछ करना मैंने होता है, तो चीज़ें मुझे जो प्रोवाइड करनी होती हैं वो करती हैं। मैंने कहा आज रात ही शुरू कर देते हैं। उसी रात ही फिर मैंने वज़ू किया और एक ख़ास अंदाज में जो पढ़ाई करनी होती है वो पढ़ाई शुरू कर दी। उस पढ़ाई करने से कम मुझे ये एक सेटिस्फेक्शन मिल गई कि मामला अभी से ही शुरू हो गया है, पढ़ाई शुरू हो गया, अब टेंशन वाली बात नहीं है। हम दोनों सिक्योर हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ, हम दोनों मियाँ बीवी को कोई टेंशन की, डर की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई नुकसान पहुँचेगा। रात पढ़ाई की, सुबह की अजानें हुई, तो उसके बाद नमाज़ पढ़ी फजर की। इसका होता है तरीका कि जब तक फजर की नमाज अजानें नहीं होती तब तक आप पढ़ाई करते हैं, जैसे ही अजान होती है तो आप वाइंड अप कर देते हैं। मैंने भी ऐसे किया, दायरा कड़ा लगाया, बैठ गया, पढ़ाई की, और जैसे ही अजानें हुई तो बंद किया और नमाज पढ़ी, दोनों सो गए। हमारे मोबाइल के अंदर स्पेशल जब इस तरह के कंट्रीज़ में हम जाते होते हैं तो मोबाइल के अंदर 5 वक्त अजान बजती है। उसकी रीज़न ये है, बहुत सारे कंट्रीज़ में आपको अजान की आवाज़ नहीं आती। पाकिस्तान में तो हर तरफ आती है क्योंकि मसाजिदें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। बाहर ममालिक में नहीं होता, तो वहाँ पे जो अजान आती है वो हमारे मोबाइल पे आती है, यानी मोबाइल पे लगी हुई है, जैसे ही टाइम होगा अजान स्टार्ट हो जाएगी। और ये पहला काम ये करना होता है, जब भी हम किसी कंट्री में जाते हैं तो पहले ही टाइमिंग वो चेंज करनी होती है। हर मुल्क की एक अपनी टाइमिंग है। और वैसे भी जब आप रोमिंग पे आपका सेल फ़ोन होता है तो आपकी वहाँ की जो क्या कहना चाहिए उसको, सिम होती है या जो नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के ज़रिए आपका टाइम सारा कुछ चेंज हो जाता होता है। बहुत कम होता है कि चेंज करना पड़ता है। खैर जी, हमने नमाज़ पढ़ी, सो गए, और सुबह फिर इंतज़ार में थे कि वो लोग हमें लेने के लिए आएंगे, और वो लेने के लिए आ गए। आज जब हम इरम के घर की तरफ जा रहे थे, वो रात के पहर, वो शाम का टाइम था, उस पार्क दोनों साइडों पे एक ग्राउंड सा जो बड़ा सा था, बहुत बड़ा तो नहीं था, छोटे छोटे ग्राउंड थे जिनके बीच में दरख्त लगे हुए थे। आज सुबह के टाइम वहां से गुजरते हुए राइट साइड पे निगाह पड़ी तो कोई तकरीबन 2 से 3 लोग थे जो दरख्तों के साथ खड़े हुए थे, लेकिन इस अंदाज में खड़े थे जैसे आपस में बात कर रहे हो। लेकिन जब हमारी गाड़ी गुजरी है तो वो अपनी बात को छोड़ के हमारी गाड़ी की तरफ देखना शुरू हो गए हैं। मेरी बात थोड़ी सी चौंका देने वाली थी। अमूमन होता यही है कि गाड़ियां तो हर वक्त गुजरती होती हैं, तो उस वक्त भी गाड़ी गुजर रही थी। क्या उनके साथ कोई लड़ाई थी, कुछ ज़्यादा प्यार मोहब्बत था कि इस गाड़ी को पहचान के, क्योंकि उन्हीं की गाड़ी थी, इस गाड़ी को पहचान के उस गाड़ी की तरफ देख रहे थे कि ये गाड़ी जा रही है। ये शायद गाड़ी में बैठे हुए नए लोग थे, तो उनको कैसे पता लगा गाड़ी के अंदर नए लोग बैठे हैं जो उनको वो देख रहे थे, लेकिन वो इस अंदाज में तवज्जो के साथ गाड़ी को देख रहे थे कि साथ साथ उनकी गर्दन भी घूमती जा रही थी गाड़ी जैसे जैसे आगे जा रही थी। और मैं हैरान हो रहा था, मैंने भी उनको पीछे मुड़ के देखा, अभी तक वो देख रहे थे। ये एक ज़रूर मेरे लिए एक चौंका देने वाली बात थी। खैर हम घर गए, गपशप हुई, तो पूछा इरम कहाँ है। उन्होंने कहा वो अपने रूम में है। मैंने कहा प्लीज़ उसको जगाइए, उससे बात करनी है। गए, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, जो भी वो अंदाज़ था वो जगा के आ गया और कहा जी वो जाग चुकी है, बस वो मुँह हाथ धो ले, तो आप यहाँ बुला लें या वहाँ मिलना चाहेंगे। हाँ नहीं, मैंने कहा हम दोनों वहाँ जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद हमें कहा चलिए जी आ जाइए रूम के अंदर। वो हमें लेके रूम के अंदर चले गए। तो उसको देख के लग रहा था कि वो अभी अभी सो के उठी है। दुआ सलाम किया और उसके बाद इधर उधर का हाल वाल पूछा। अब मकसद नॉर्मली गपशप करना था, हम नॉर्मली गपशप कर रहे थे। तो फैमिली को हमने तरीके से कहा तो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग बेशक जाना चाहें चले जाएं। तो वो लोग, 1-2 लोग जो हमारे साथ आए थे वो भी चले गए। अब रूम में हम सिर्फ 3 लोग थे। तो मैंने उससे मुखातिब किया, अब बताइए रात आपने कहा था कि यहाँ से चले जाएं वरना नुकसान हो जाएगा, ये आपने क्यों कहा था? तो उसके चेहरे पे ऐसी हैरत, ऐसी हैरानगी कि उसने कहा मुझसे पूछा है? मैंने कहा हाँ, क्योंकि रात तुम आई थी और तुमने इस तरह कहा था, आप आई थी और आपने कहा था। मैंने कहा मैं आई थी, मुझे नहीं समझ आई, कहाँ पे? तो मैंने कहा भाई ये आप आई और आपने आके ये कहा और इस तरह की बात की, ये सारा कुछ कहा, याद नहीं है आपको? मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आई।
और आज फर्स्ट टाइम है कि आपके साथ इस तरह की मुलाकात होने जा रही है। ठीक है, प्रोग्राम वगैरह देखे हैं, मैं जानती हूँ आपको, लेकिन मुलाकात इससे पहले नहीं हुई, अभी ही हो रही है। आपको गलत फहमी हुई है कि मैं रात आई हूँ और आके आपको कुछ बताया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखा और मुड़ के उसकी तरफ देखा कि क्या कह रही है ये, क्या ये रात नहीं आ सकी? तो फिर वो कौन थी, माजरा क्या है? खैर बैठे गपशप करते रहे, इधर उधर की बातें की। तो उस वक्त उसका जो बिहेव था टोटली एक नॉर्मल बिहेव था, कोई उसमें ऐसी वैसी बात नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको हम कह सकें कि जी अजीबो गरीब सा था, डरावना सा था, ये था वो था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। हम बैठे लगे गपशप करते रहे और उसके बाद उठे, फैमिली के पास गए, फैमिली के पास जाके भी कुछ देर बात करते रहे, ऐसे वक्त गुजारा। और उसके बाद उन्होंने पूछा हाँ जी क्या आपको लगता है? मैंने कहा अभी तो शुरुआत है, कल रात को स्टार्ट किया है, अभी 1-2 रातें और लगेंगी, उसके बाद जाके बात क्लियर हो जाएगी। परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह मामला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या ख़तरनाक तो नहीं है? मैंने कहा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके घर के अंदर एक बिल्ली नज़र आई, लॉन के अंदर मुझे वो चलती हुई आई, ब्लैक कलर की वो बिल्ली थी, ये दिन का टाइम था, दिन की रोशनी थी। वो चलती हुई और आई और एक साइड पे जाके बैठ गई। मैं उसको खड़ा होकर देखता रहा और उनसे पूछा ये आप लोगों ने पाली हुई है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ये किसकी बिल्ली है? उन्होंने कहा ये अक्सर आती है, हम कुछ खाने को फेंक देते हैं, कभी ये खा लेती है और कभी लेके चली जाती है, खाती नहीं है, कभी कभी आती है। उसको मैं खड़ा होकर पहले देखता रहा और उसके बाद फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसके करीब जाऊं, एक बिल्ली जिस तरह होती है उसको ज़रा प्यार करें, बैठे हूँ, बहुत ही प्यारी सी ब्लैक सी बिल्ली थी। और मैं जैसे उसके करीब गया ना, वो थोड़ी सी पीछे की तरफ हटी, तो मैं रुक सा गया, जैसे वो डर रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप चले जाएं, ये कुछ नहीं कहती, हम पास चले जाते हैं। मैं कहा ओके। मैं फिर उसके पास जाने लगा, वो और फिर पीछे से हुई, जैसे वो डर सी रही हो। अब मैं उसको गौर से घूर रहा था, मेरे शक जो था वो थोड़ा सा यकीन में बदलना शुरू हो गया कि मामला कुछ और है। तो मैंने कहा खैर इट्स ओके। उसको कुछ देर देखा और वहां से वापस आ गया। रात हो गई, वापस उसी जगह पे उसी अंदाज में बैठ के, आज एक दूसरी रात थी जिसमें बैठ के मुसलसल पढ़ना था, और दूसरी रात पढ़ने से बहुत कुछ आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाना था। तो बैठ के पढ़ा। ये तकरीबन कोई टाइम होगा 2:30 या 3 बजे का, कि पढ़ते पढ़ते बाकायदा जिस्म को एक जिस तरह झटका सा लगता है, इसी तरह का एक झटका सा लगा। और झटका जैसे ही लगा तो एकदम जिस तरह गूज बम, रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं, रोंगटे एकदम से सारे खड़े हो गए। और ऐसे महसूस हुआ कि नहीं, वो जो कमरा बिल्कुल एक नॉर्मल सा कमरा था जिसके अंदर मैं बैठा पढ़ रहा था, अभी उस तरह नॉर्मल नहीं रहा, बहुत कुछ मौजूद है। और यकीन सी बात है, मैंने वाइफ को भी दायरा खड़ा कर दिया होता है, जब स्टार्ट करना होता है तो पता होता है, और पूरे कमरे को इस तरह लगाना होता है कि इस तरह का कोई मसला ना हो। एकदम से सामने एक तस्वीर लगी हुई थी, कोई जलजला नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ कि वो तस्वीर बाकायदा तौर पे एक पहले जरा हिली है, और उसकी हिलने से एक आवाज़ जो पैदा हुई है, मेरी भी निगाह उस तरफ गई और मैंने देखा वाइफ भी उस तरफ देख रही है, वैसे हिली है। ये उस वक्त है जब मेरे जिस्म को झटका सा लगा है और महसूस हुआ है कमरे के अंदर कुछ है, तो उसी वक्त वो जो फ्रेम सा लगा हुआ था वो हिला है। और उस फ्रेम के हिलने से इतना ज़रूर अंदाज़ा हो गया कि इसका हिलना बनता नहीं है। कमरे के अंदर बाकी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उसका कि खिड़की खुली हुई है, कि हवा आई, आंधी आई है तो वो हिल गई है। खैर मैंने फिर भी उसको पढ़ना जारी रखा, और एक गिनती होती है जो पूरी करनी होती है। अभी पढ़ते हुए मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट मुझे हुआ होगा कि तरज की आवाज़ आई, वो जो सामने वही फ्रेम जो हिला था वो नीचे ज़मीन पे गिर गया, और उसका शीशा जो लगा हुआ था वो टूट गया। उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ क्लियर तौर पे कि मुझे इस वक्त पढ़ाई को रोक देना चाहिए। अगर ना रोका गया तो मुझे ऐसा लगा, बहुत सारे इशारे होते हैं, कुछ अभी भी सेंसर कर दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे लगा कि मुझे इस वक्त फौरी तौर पे रोक देना चाहिए, क्योंकि मैं दूसरी रात जो करने जा रहा था वो ज़रा ज़्यादा था, और मैं उसको तीसरी रात तक, होता ही है कि ये जो मैं आज रात को करने जा रहा था ये मुझे तीसरी रात को करना चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता, और मैं ज़रा जल्दी कर रहा था, तो इसलिए मैंने उसको फौरी तौर पे दायरा कड़ा हटा के रोक दिया। उस वक्त मैं सिगरेट पीता होता था, अब तो छोड़ दिए, काफ़ी अर्सा हो गया। मैंने कहा यार मेरी अजीब सी तबीयत हो रही है, मैं ज़रा एक सिगरेट बाहर लगा के आता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला, लाइटर सिगरेट उठाई, दरवाज़ा खोला, मैं जैसे निकला बाहर तो एक होटल के अंदर ना कॉरिडोर सा बना होता है, लंबी सी एक लाइन बनी होती है।
तो रात के उस पहर मैं बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि उस अंदर आप सिगरेट नहीं पी सकते होते, वो सेंसर लगे होते हैं, धुआं जाता है तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, आपको बाहर निकल के पीना होता है। तो मैं जैसे ही कॉरिडोर में निकला तो मेरी निगाह पड़ी बिल्कुल एंड पे कॉरिडोर के, जिस तरह एक बिल्कुल ज़ईफ़ बूढ़ी औरत होती है, उसके हाथ में क्लियर डंडा था, आवाज़ नहीं आ रही थी, वो डंडा रखती हुई जा रही थी लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बिल्कुल सफ़ेद घुंघरियाले से बाल थे, उसकी कमर जो थी वो टेढ़ी थी, कुब निकला हुआ था, और उसका मुंह दूसरी तरफ था। सफ़ेद या ऑफ वाइट किस्म के उसने कपड़े से पहने हुए थे। वो काफ़ी भारी भरकम थी, स्मार्ट सी नहीं थी, यानी बहुत बड़ी, तकरीबन यूँ कह लीजिए जिस औरत का वेट 100 केजी या 110 केजी तक हो, अच्छी खासी मोटी, मेरी जैसी 2 हों तो इतनी वो मोटी थी, और कद भी उसका काफ़ी लंबा था। और इसी तरह वो लकड़ी टेकते हुए कॉरिडोर से मुड़ गई। मैं एकदम से चौंक गया, इस होटल के अंदर वाकई कोई ऐसा गेस्ट भी है जो इतना ज़ईफ़ है, इस तरह स्टिक के साथ है, और अगर कोई इतना ज़ईफ़ होगा तो कोई ना कोई उसकी हेल्प के लिए भी उसके फैमिली मेम्बर होना चाहिए। और रात के इस पहर कोई कैसे अकेला इस तरह फिर सकता है। एकदम मैं तेज़ी से चलता हुआ बिल्कुल उसके उसी तरफ चला गया जिस तरफ वो जा रही थी। एक ऐसी बूढ़ी औरत जो हाइट में भी आम औरत की हाइट से थोड़ी सी लंबी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मोटी है, वाइट से बहुत लंबे लंबे उसके बाल हैं, बहुत ही सफ़ेद किस्म के, और वो मुड़ गई है। मैं भी भागता हुआ तकरीबन तेज़ तेज़ चलता हुआ उसी तरफ गया हूँ जिस तरह वो मुड़ी थी, और जब मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये मेरा वहम नहीं था, मैंने क्लियर उसको देखता था, क्योंकि जैसे ही मैं बाहर निकला दरवाजे से, होटल के जो डोर था, डोर से जैसे बाहर निकला और मैं ऐसे चलने लगा तो बिल्कुल मेरे वो सामने थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता, तकरीबन वो मुड़ने से पहले अभी इतना पीछे थी कि उसने 3 से 4 कदम रखे होंगे, काफ़ी लंबा कॉरिडोर होता है, 3 से 4 कदम के बाद वो मुड़ गई थी। और अगर किसी वो रूम वगैरह में गई थी तो रूम को खुलने और बंद होने की आवाज़ आती है। ये बहुत भारी भरकम रूम होते हैं, जब भी किसी दरवाज़ा कमरे का होटल के अंदर बंद किया जाता है तो उसकी अच्छी खासी आवाज़ आती है। कोई भी आवाज़ नहीं आई थी, तो वो कहाँ गई? फिर भी हो सकता है किसी रूम में गई हो, आराम से दरवाज़ा बंद कर लिया हो सकता है कहीं इधर उधर गई हो। फिर भी ये एक ऐसी बात थी जिसका जवाब अभी तक नहीं था। खैर मैं साइड पे गया, सिगरेट लगाई, पी, और उसके फ़ौरन बाद में रूम में आ गया। तो वाइफ ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कल रात को जो करना था वो आज ही करने बैठ गया, मेरा था जल्दी से इसको ख़त्म करें ताकि ये काम ख़त्म हो गया, चलें कुछ दिन है, घूम फिर लेंगे और फिर वापस भी जाना है, तो जल्दी करने की वजह से मुझे लगता है मामला गड़बड़ हुआ है। खैर सो गए, नमाज़ पढ़ी, सो गए। अगले दिन हम इरम के घर गए। आज वो फैमिली हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम जैसे ही गए, पहली बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा पता नहीं आज क्या हुआ है, वो जो बिल्ली ब्लैक सी आती थी आज वो आई है, लेकिन अजीब से अंदाज में, जैसे हमला नहीं करती होती ऐसे अटैक करती है। हमने उसको कोई चीज़ डाली है खाने के लिए तो वो वहीं पे पड़ी रही है और हमें बैठ के घूरती रही है। हमने उसके करीब जाने की कोशिश की है, जिस तरह पहले भी उसके करीब जाते थे, उस पर हाथ फिरते तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन आज इस तरह गुस्से में थी। उसके उन्होंने एक नाम लिया फैमिली मेम्बर का कि वो उसके जैसे ही करीब किया तो बाकायदा यूँ गुर्राती हुई आगे आई है जैसे उस पर हमला कर देगी, और एकदम से पीछे उठ गया कि भाई इसको क्या हुआ है, मैंने इसके दुम पे पाँव रख दिया है या मैंने ऐसा क्या किया है, कितने गुस्से में है। कहते वो जैसे ही घुराते हुए ऐसे आ गई है, वो डर के पीछे हुआ है और साथ ही मुड़ी है और चली गई है। क्या इस वाक़ये का भी इरम से कोई ताल्लुक़ है? मुझसे वो सवाल कर रहे थे। तो मेरा जवाब था हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देखें आगे पता चल जाएगा। इरम के पास गए, इरम के जब कमरे में गए, आज इरम भी अजीब सी गुस्से में थी। फैमिली ने बताया कि आज सुबह से उसका मूड ऑफ है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, हम लोग उसके कमरे में चले जाते हैं। हम दोनों उसके कमरे में जब गए हैं, दरवाज़ा नॉक किया है, कोई अंदर से जवाब नहीं आया, और दरवाज़ा हमने खोला है। जैसे ही अंदर दाखिल आए तो अपने बेड पे मौजूद थी। बाल आज उसने खोले हुए थे, इस अंदाज में बैठी हुई थी जैसे वो खुद भूत बन के बैठी हो। पूरे बाल खोल के उसने आगे डाले हुए थे और वो चौकड़ी मार के बेड पे बैठी हुई थी। हमने जाके उसको सलाम किया, उसने कोई सलाम का जवाब नहीं दिया। हम उसके सामने जाके बैठ गए, कहा इरम क्या हाल है आपके? उसका सर उसी तरह झुका रहा। मैंने फिर से उससे सवाल पूछा, इरम सब खैरियत है ना, क्या हुआ है आपको?
तो उस वक्त उसने अपना वो जो झुकी हुई गर्दन थी ऊपर उसने उठाई है और उसने अपने बालों को यूं आगे से हटाया है। उसकी आंखें लाल थीं, ऐसे या वो रोती रही हो ऐसे या फिर वो सो ना सकी हो, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। और उसी लम्हे उसने कहा चले जाओ। ये जो लहजा था उसका कहने वाला चले जाओ, वो इरम नहीं थी, वो आवाज़ इरम की नहीं थी। वो इतनी भारी भरकम गला था कि मैं एकदम से समझ गया। वाइफ ने मेरी तरफ देखा, वाइफ ने, और मैं उन्होंने उसको इशारा किया हाँ ठीक है, बस समझ गई हो इरम नहीं है। कहती चले जाओ। जब उसने कहा चले जाओ तो मैं समझ गया। और अभी वक्त नहीं आया था कि हम इसके साथ मज़ीद बैठते या बात करते, क्योंकि इसके अंदर उस वक्त हाज़िरी हो चुकी थी और जो चीज़ हाजिर थी वो मेल नहीं फीमेल थी। इरम के अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वो किसी फीमेल की थी, भारी भरकम की। इरम चाहती भी तो बनावटी ऐसा गला नहीं बना सकती थी। मैं क्लियर समझ गया था, उसके देखने से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था इरम इरम नहीं है, कोई और है। जब उसने कहा चले जाओ तो मैंने वाइफ से भी इशारा किया कि ठीक है उठ जाओ, अब यहाँ बैठना नहीं बनता। हमने कहा ठीक है ओके हम जा रहे हैं, अब नाराज़ ना हो, और हम वहाँ से बाहर चले गए। फैमिली ने पूछा क्या हुआ है, अब कुछ बताइए। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हो, आप बेफिक्र हो जाएं, जब मैंने अपनी जिम्मेदारी ले ली है, ये मेरी टेंशन है, मैं इसको ख़त्म करके देना है, ये हो जाएगी, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। तो उसकी वालदा बोली आज सुबह से ही उसी तरह की हालत में है जिस तरह आपको बता चुके हैं। वो काटने को दौड़ती है और इरम इरम नहीं होती, कोई और उसके अंदर बोल रहा होता है। मैंने कहा जी बिल्कुल, हम उससे मिल के आए हैं, अभी भी उसकी वही हालत है, इरम इरम नहीं है, उसके अंदर कोई और बोल रहा है। तो उसकी वालदा बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा मदर साहब क्या होगा? मैं कहा कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा, आज रात गुजारें, अल्लाह बेहतरी करेगा। उन्होंने कहा मेरी बेटी को इससे छुटकारा मिल जाएगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल मिल जाएगा, परेशानी की बात नहीं है। बस आप लोगों ने एक काम करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे उसको गुस्सा आए इरम को, या वो हाइपर हो और आपके साथ लड़े। सुकून में रहें, उस तरफ ना जाएं, वो बुलाए तो जाएं। तो उसकी वालदा परेशान हुई कि उसको खाना पीना भी तो देना होता है। मैंने कहा मांगेगी वो आपसे, नहीं मांगे तो छोड़ दें, कुछ नहीं होता। जल्दी वहां से हमने इजाज़त ली और घर की तरफ चले गए। आज रात मैंने बाकायदा तौर पे भरपूर तैयारी करनी थी और भरपूर आज रात को बैठ के पढ़ना था, और ऐसा ही किया। मैंने बैठ के आज रात यूं ही पढ़ाई शुरू की तो एक कमरे में यूं भौचाल सा आ गया, ऐसे लगता था आंधी चल रही है कमरे के अंदर, हाँ हाँ की तेज़ आंधी की जिस तरह आवाज़ चलती है उसके अंदर आवाज़ें आती हैं, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी जो आंधी की आवाज़ थी। लेकिन कमरे में कोई खिड़की नहीं खुली थी, न दरवाज़ा खुला था कि आंधी का शोर पैदा हो सके, लेकिन मुसलसल शोर था। खैर मैं पढ़ता रहा। तस्वीर का अगले दिन हमने उनको होटल वालों को कह दिया था कि पता नहीं यार ये गिर गई है, क्या हुआ है, और इसका शीशा टूट गया। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, उन्होंने वो रिप्लेस कर दिया था, लेकिन उसकी जगह पे अभी तक कुछ और लगाया नहीं था। वो उन्होंने कहा हम और कुछ लगा देंगे यहाँ पे। अब मुझे ये था जिस तरह आंधी चल रही है तो मैंने यूँ निगाह देखी, कोई और सामान तो नहीं है इस तरह का जो नीचे गिर सके, तो मुझे नहीं नज़र आया कुछ इस तरह का हो कि जो नीचे गिर सके। एक बड़ा फ्रेम लगा हुआ था, वो भारी भरकम ज़रूर था, उसका मुझे डर भी लगा कि ये अगर गिर गया तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। पहले जो गिरा था वो छोटी सी थी, उसके अंदर शीशा था। ये वाली जो थी ये पेंटिंग थी, इसके आगे शीशा नहीं था, लेकिन उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा सा था। वाइफ को मैंने शुरू में ही कह दिया था इसके नीचे ना बैठना, क्योंकि जब आप इस तरह के माहौल में बैठे होते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, तो बहुत कुछ महसूस हो जाता होता है। कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं भी बता रहा, क्योंकि कहानी आप सुनेंगे आपको मज़ा आएगा। जो अक्सर में सुनाने का मकसद है ये चीज़ें, इसलिए कि ये एक राज की बात होती है। खैर वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा गड़बड़ हुई जो मुझे पता लग रहा था ये पढ़ने की वजह से हो रहा है, लेकिन हम दोनों अलर्ट थे और जिक्र करते रहे। उसको भी मैंने बताया हुआ ये पढ़ती रहो, वो पढ़ती रही, मैं भी करता रहा। खैर जैसे कैसे मोबाइल पे अजान बजी और मैंने अजान जैसे हुई, अजान की आवाज़ सुनते ही मैंने रोक दिया और उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ी, सो गए। उठे हैं तकरीबन दिन को, वहीं पे ही नाश्ता वाश्ता किया और मैंने कहा आज हमने बाहर नहीं जाना। सिगरेट वगैरह के लिए मैं बाहर निकल जाता था, पी के आ जाता था, लेकिन ज़्यादा टाइम हमने कमरे में ही गुजारा। फैमिली ने रब्ता किया तो मैंने कहा आज हम नहीं आएंगे, कमरे में ही रहेंगे, आज रात को इंशाल्लाह मुकम्मल करके कल आपके घर आएंगे। उन्होंने कहा जी इरम कमरे से बाहर नहीं निकली, वो मुसलसल कमरे में है, खाना पीना भी उसका बंद है, उसने कुछ भी नहीं मंगवाया, कुछ भी नहीं खाया। और हम उधर जाते हैं कमरे में तो बेड पे बैठी हुई है, वालदा एक दो दफ़ा गई है तो बेड पे बैठी हुई है, बाल उसने खोले हुए हैं, गुस्से में कोई और बोलती है, औरत कहती है दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ, और बदतमीज़ी कर रही है। तो मैंने कहा मैंने आपको मना कर दिया, आपने नहीं जाना। तो उन्होंने कहा क्या करें, दरवाजे को लॉक कर दें? मैं कहा नहीं,
कुछ भी नहीं करना, आप सुकून से रहें। अगर हालात ख़राब हों तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। हम लोग खाना खा रहे थे, रात का खाना था, और मेरा ये था कि हम खाना खा लें और उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए बैठता हूँ कि मुझे कॉल आई है होटल के नंबर पे, क्योंकि मोबाइल रोमिंग पे नहीं चल रहे होते, रोमिंग पे होते हैं, और उसकी कॉल बहुत महंगी होती है रोमिंग की जो होती है। तकरीबन अमेरिका में भी रोमिंग की मैंने कॉल सुनी थी, अब मेरे ख्याल में पर मिनट मुझे कोई 800-900 रुपये का पर मिनट पड़ा था, या शायद 1000 रुपये का पर मिनट पड़ा था अमेरिका में। तो घर से कॉल आई होटल के नंबर, मैंने अटेंड किया। उन्होंने कहा जी आपके लिए कॉल है, तो मैंने अटेंड की। तो मैंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त। वो अंदर शदीद चीखो पुकार कर रही है, और क्या कह रही है ये हमें समझ तो नहीं आ रही, लेकिन ये क्लियर समझ आ गई है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। वो बहुत अजीब हालत में कुछ कर रही है, चीज़ें तोड़ रही है, तोड़ने की भी आवाज़ आ रही है, जैसे उठा उठा के पटक रही है, चीज़ों को तोड़ रही है, और कह रही है रोको रोको से, रोको रोको से। इतना समझ आ सका है कि वो ये आवाज़ दे रही है रोको रोको से, और कुछ समझ नहीं आ रहा, और चीखें मार रही है। मैंने कहा वो बाहर तो नहीं आई? कहते नहीं। मैंने कहा अब अगर वो बाहर आए ना, आपने मुझे फौरी बता देना, सिर्फ वो बाहर ना आए, अंदर जो कुछ भी वो करती है उसको करने दे, बाहर ना आने दें। बाहर आए तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। मैंने जल्दी से खाना ख़त्म किया, जैसे कहा आपने भी पढ़ते रहना है, फ़ोन की तरफ ध्यान रखना है, अगर उनका फ़ोन आता है तो फ़ौरी तौर पे उनको रिस्पांस देना है, मुझे बता देना, मैं रोक दूंगा। और मैं पढ़ने के लिए बैठ गया। आज रात ऐसी रात थी जिसमें मैंने इसको मुकम्मल करना था, और कल इरम से जाके दू बदू बैठना था। मैंने बैठ के पूरा अपना वजीफ़ा मुकम्मल किया। उसमें काफ़ी मुश्किलात आ रही थी, उस कमरे के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा था। 3 दफ़ा दरवाज़ा भी नॉक हुआ। मिसेस ने आवाज़ दे के पूछा कौन, तो आगे से बोला कोई नहीं, तो मैंने उसको इशारा कर दिया। अगर कोई जवाब नहीं दे, क्योंकि होटल सर्विस से कोई आता है तो वो आपसे पूछते हैं या कहते हैं, बगैर वजह के वो आते भी नहीं हैं, और या फिर फ़ोन कर देते होते हैं। अगर नॉक भी करें तो फिर आप पूछें कौन, तो वो जवाब देते हैं। 2-3 दफ़ा दरवाज़ा नॉक हुआ। मिसेस ने पूछा कौन, कोई जवाब नहीं आया, उसने छोड़ दिया। मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। फिर थोड़ी देर के बाद नॉक हुआ, तो उसने फिर पूछा कौन, कोई जवाब नहीं हुआ। तीसरी दफ़ा तो इतने ज़ोर से दरवाज़ा पीटा गया जैसे दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। और ये वो लम्हे चल रहे थे जिस वक्त मुझे पता था कि अब मैं एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं अब शदीद उस वजीफ़े को ख़त्म करने जा रहा हूँ, जिसके बाद ये असरात आते हैं, और हम दोनों उसके लिए तैयार थे, मैं उसको समझा चुका था। और जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से मारा गया तो इस तरह लगता था दरवाज़ा इस अंदाज़ में बजाया गया है जैसे पूरे कमरे के अंदर या होटल के अंदर जलजला आ गया हो, जैसे कोई तोड़ने के लिए दरवाज़ा बजाता है, ऐसे तोड़ने वाले अंदाज में दरवाज़ा बजाया जा रहा था। लेकिन मैंने अपने काम को जारी रखा। अंदर जो कुछ भी हुआ वो इतना ख़तरनाक नहीं था, सिवाय उसके कि जो तीसरी दफ़ा दरवाज़ा बजाया गया था उससे मुझे उम्मीद थी कि इर्द गिर्द के जो रूम के लोग हैं वो जाग जाएंगे, निकल के बाहर आ जाएंगे। ये क्या हुआ है, कौन है जो इस तरह बदतमीज़ी के साथ दरवाज़ा तोड़ रहा है या इस तरह कर रहा है। वहाँ पे ऊंची ज़ोर से तो आप नॉक भी नहीं कर सकते, दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते, ये तो बहुत शिद्दत के साथ था। और ये वाइफ सोच रही थी कि इर्द गिर्द वाले जाग ना जाएं, लेकिन मुझे पता था ये आवाज़ किसी को भी नहीं जानी। खैर मैंने मुकम्मल कर लिया। जब मुकम्मल हो गया मैंने कहा अब रिलैक्स हो जाओ, अब लड़ाई आखिरी रह गई है, जो कल उसके घर जाना है और जो भी है उससे कल लड़ना है। अगले दिन हम इरम के घर पहुंच गए, और इरम ने ये 2 दिन जो हमने नहीं गए थे उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। वो रूम से बाहर भी नहीं आई थी, लेकिन जब उसका मैंने दरवाज़ा खोला, उसकी फैमिली का एक बंदा कोई आना चाहे तो आ जाए, वो भी उसका भाई वगैरह, ताकि उसको संभाल सके, और वालदा भी साथ आ जाए, क्योंकि इसको पकड़ना पड़ा। तो आप लोगों में से वालदा ने कहा मेरा दिल तो घबराता है, तो मैंने कहा फिर 2 आप भी बेशक साथ आ जाएँ, 2 मर्द ज़रूर आ जाएँ तो इसको पकड़ सकें। जब हम लोग दरवाज़ा को नॉक कर रहे थे, इरम दरवाज़ा खोला, तो कोई अंदर से जवाब नहीं आया। खैर हमने दरवाज़ा खोल लिया, और जब हमने दरवाज़ा खोला तो पहली चीज़ जो देख के घर वाले भी डर गए, और मुझे भी उसका अंदाज़ा नहीं था कि ये मंजर मैं देखूंगा। वही बिल्ली वो जो नीचे वो देखी थी मैंने भी, और उन लोगों ने भी कहा था कि अक्सर कभी कभी आती है, वो अंदर मौजूद थी, और उसी बेड पे ही बैठी हुई थी जिस बेड पे इरम बैठी हुई थी। और उस बिल्ली ने जैसे ही हमें देखा, पीछे खिड़की खुली हुई थी, वो छलांग लगाती हुई खिड़की के पास गई और उधर से उतर गई। घर वाले
दरवाजे तक ही रुक गए इस मंजर को देख के, आगे नहीं बढ़ सके। वो इतना डर गए थे कि एक तरफ बेड पे बेटी बैठी और दूसरी तरफ वो बिल्ली बैठी थी, जिसको देखते ही वो लोग डर गए कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो उसने छलांग लगाई और बाहर गई। तब कमरे पे निगाह पड़ी सबकी, तो वो सब चीज़ें इस तरह दरहम बरहम हुई पड़ी थी। ऐसे लगता था जैसे इस कमरे के अंदर इतनी शदीद जंग हुई है कि सारा सामान इधर उधर ये वो कर दिया गया था। यहाँ तक कि उसके कमरे का जो शीशा भी था वो भी तोड़ दिया गया था। सिंगार में इसकी तरह जिस तरह शीशा होता है वो भी टूटा हुआ था। सब चीज़ें इस तरह बिखरी पड़ी थी। ऐसा लगता था इस कमरे में जैसे लड़ाई सी हुई हो। और मैंने उन दोनों मर्द हजरात से कहा, बस अब आप तैयार रहिएगा, आपने इसको पकड़ना है। ताकत इसके अंदर इस वक्त बहुत होगी और जैसे ये चीज़ हाजिर होगी आपने इसको पकड़ लेना है, बाकी मेरा काम है। और हम जैसे ही सामने बैठे, उसी अंदाज में ही वो बैठी हुई थी जिस तरह मैंने उसको देखा था। उसके बाल आगे से खुले हुए थे और उसने मुंह पे डाले हुए थे, उस तरह सामने बैठी हुई थी। मैं गया और मैंने उनको इशारा कर दिया कि एक इस तरफ बैठ के चला जाए, एक इस तरफ बैठ के चला जाए। और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं जैसे पढ़ता गया तो उसकी सांसें जो थी वो उखड़ना शुरू हो गई। इस तरह की खरखराहट की उसके अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, जो मुझे पता था वो जो चीज़ भी है वो इस वक्त शदीद गुस्से में आ गई। एक पढ़ा हुआ पानी था जो मेरे ऊपर था, मेरे हाथ के अंदर था, और उसकी जब जैसे खरखराहट शुरू हो गई तो मुझे अंदाज़ा होता है, बहुत सा ध्यान रखना होता है कि किस लम्हे ये उठ के हमला कर सकती है। टारगेट क्योंकि उसका मैं ही था। तो उसी वक्त पढ़ते पढ़ते जैसा ही देखा मैंने, उसे लगा उसकी बॉडी से कि इस वक्त ये अब उठने लगी है और इस अंदाज में आ गई है कि अपनी जगह से हिलने लगी है। जो मेरे पास पानी था वो मैंने उसके ऊपर पानी फेंक दिया। जैसे ही पानी उसके ऊपर फेंका था मुझे पता था वो पानी नहीं है, उसके लिए आग है। उसके चीखों पुकार शुरू हो गई और हाथ वो इस तरह रोक कर रही थी आगे कि ये पानी मेरे ऊपर मत फेंको। और एक दफ़ा पानी फेंक के मैंने उसको कहा, बस अब नहीं फेंकूंगा, अपनी जगह पे मौजूद रहना, उठना ना यहाँ से। अगर उठी तो ये हाथ में मेरे है। मैंने ये डाला भी इसलिए तुम्हें बताने के लिए कि मेरे पास ये चीज़ है, अगर तुम हिली या तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं ये मुसलसल तुम्हारे ऊपर फेंकना शुरू कर दूंगा। और उसको समझ लग गई थी, वो जो चीज़ भी उसके अंदर हाजिर हुई थी कि ये पानी मेरे साथ क्या हश्र करेगा। मैं खड़ा होकर पढ़ता रहा। मेरे उस पढ़ने से मुझे पता था उस चीज़ को शदीद तकलीफ़ हो रही है। मैं अपनी 4 रातें लगा चुका था और मुझे पता था मैं पूरा इंतज़ाम कर चुका हूँ। वहाँ पढ़ते 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 वहाँ पे मैंने उसको कहा, अब मुझसे बोलो, कौन हो तुम। उसने वहाँ पे अपना एक नाम लिया। मुझे उसकी फैमिली ने इस बात से मना किया है, पता नहीं क्यों, उनकी मर्जी। उन्होंने कहा ये भी ना बताइएगा। वो डर गए। उसने कहा फिर कभी मेरी बेटी भी ना आ जाए, आपने निकाल दिया, आपको फिर आना पड़ेगा इधर, इसलिए प्लीज़ नाम ना लीजिएगा। मैं कहा ठीक है, उन्हें जितना मुझे कहा मैं उतना बताता हूँ। खैर उसने अपना नाम बताया। मैंने उससे कुछ और इस तरह के सवालात किए, उसने अपने सवालात किए और मैंने उससे पूछा आई किस तरह। तब उन्होंने जो मुझे बताया उस हाजिर हुई हुई चीज़ ने कि वो कहाँ से उसके साथ आई है, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। खैर मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैंने कहा इसके बाजू पकड़े। दोनों ने उसके बाजू पकड़े। मैं पढ़ता 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 मैंने एक डोरी बनाई हुई थी उसके गले में 2 दिन के पहनाने के लिए। वो पढ़ता 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 जैसे मैं उसके करीब गया हूँ तो उन्होंने पकड़ तो लिया, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत थी, वो कहते हैं दोनों इतनी ताकत थी, ऐसे लगता था जैसे हमें उठा के फेंक देगी। लेकिन मैंने उसको कहा हुआ था कि अगर हिलोगी तो मैं ये पानी फेंक दूंगा। उसने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, उनको उठा के एक दफ़ा फेंकने लगी है। मैंने फिर पानी का ऐसे हल्का सा इशारा किया तो वो रुक गई है। खैर जब उन्होंने उसको नीचे बेड पे लिटा दिया है तो उसके बाद वो लम्हा था जिसके बाद मैंने उस डोरी को उसके गले में बांधना था, लेकिन उस वक्त उसके बाल भी हट चुके थे। वो जब लेट चुकी थी इस तरह, उसका सर तकिए पे टच हो चुका था, उसके बाल हट चुके थे, तो वो नहीं थी। उसकी आंखें इतनी शदीद लाल थी कि उसकी फैमिली भी देख के डर गई और मैं भी देख के हैरान रह गया। बहुत खौफनाक हालत थी उसकी। और उसकी आंखों ने जैसे मेरे हाथ में उसको देखा तो वो एकदम दोनों को छुड़वा के उसने यूं हाथ किए हैं, वो एक उधर जाके गिरा, एक उधर जाके गिरा, वो उठ के बैठ गई है। और मुझे था अंदाज़ा कि इस तरह हो सकता है। फौरी तौर पे जो मैंने पानी था मैंने ऊपर पहले से डबल मिकदार में उसमें फेंक दिया और उसकी ऐसी बुरी हालत हो गई उस पानी से, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, इतना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया उस पानी से। मैंने दोनों कहा पकड़ो इसको, और मैं मुसलसल पानी उस पर फेंके जा रहा था, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नुकसानदेह होता है। पानी फेंके जा रहा था, उसकी चीखों पुकार थी। वो दोनों फिर उठे, उसके बाजू से पकड़ा और उसको ज़मीन पे बिस्तर पे लिटा दिया है और मैं हल्का हल्का पानी फेंकता रहा कि ये अब उठने की कोशिश की तो मैं पूरा उंडेल दूंगा। और फिर से मैंने वो डोरी उसके करीब लेके गया। अब उसको एहसास हो चुका था जिसके हाथ में अब मैंने किया तो ये डाल देगा मेरे ऊपर। खैर मैंने वो जैसे कि उसके गले में बांध दी, और जब उसके गले में बांधनी थी तो उसके बाद उसको सुकून आ जाना था। एक लंबा प्रोसीजर होता है, उसको मैंने शॉर्ट किया है उसकी फैमिली की ख्वाहिश पे।
कोई बेटी है किसी की, क्योंकि बहुत अजीब सी उसकी हालत हुई थी वहाँ पे। खैर वो जब उसको बहना दी गई तो उसके बाद फौरी तौर पे उसने करवट ली, और करवट लेती ही उसने एक उल्टी की। जब उल्टी की तो उल्टी का रंग भी, वॉमिट की, वो एक अजीब सा रंग था। वो सारे घर वाले भी देख के डर गए, थोड़े थोड़े खून के लोथड़े भी निकले थे। खैर उसने उल्टी की अजीब सी हालत में, और उसके बाद जब वो वापस अपने बिस्तर पे आई है तो उसने ऐसी सांसें लेनी शुरू कर दी जैसे उसका सांस घुट रहा हो, उसको सांस ना आ रहा। उसने डोरी की तरफ यूं इशारा किया और जैसे कह रही हो कि इसको उतारो, मेरा सांस नहीं आ रहा। मैं कहा कुछ नहीं होता, इसको नहीं उतारना। इसको उतारा तो ये पानी मेरे हाथ में है, और मुझे पता था कि यही डोरी अगर 2 मिनट तक मुसलसल इसके गले में रही तो फिर मेरा काम हो जाएगा। वो हाथ लगाए तो मैं उसके ऊपर पानी का छींटा डाल दूँ, वो हाथ लगाए मैं पानी का छींटा डाल दूँ। खैर 2 मिनट इस तरह गुजर गए, वो उसने डोरी नहीं उतारी, और जैसे ही 2 मिनट मुकम्मल हो उसने आंखें बंद की और उसका हाथ पाँव ढीले पड़ गए, ऐसे जैसे इंसान बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है, ऐसे रिलैक्स ही हो गई। मैंने उसकी माँ से कहा आगे बढ़िए, इरम नॉर्मल है, अब डरने की ज़रूरत नहीं, इसके साथ बैठिए, अब ये कुछ देर लेटी रहेगी, आप लोग इसके साथ रहिए, मैं भी इस रूम में हूँ, अल्लाह खैर करेगा, जो चीज़ भी है अब वो जा चुकी है। वो लोग अभी तक डरे हुए थे, जो मंजर उनकी आंखों ने देखा था बहुत ही अजीब था। खैर तकरीबन कोई घंटा सवा घंटा उसको लगा उस हालत में लेटी है। मैं उठ के नीचे चला गया हूँ। मैंने कहा जब होश में आए मुझे बुला लीजिएगा। होश में आइए तो उन्होंने कहा जी ऊपर आ जाएं, इरम होश में आइए। जब हम गए हैं तो उसकी आंखें उसी तरह लाल थीं, उसी तरह लाल सुर्ख, लेकिन वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में थी। और उसने मुझे देखते ही हल्की सी मुस्कुराई है, और मुस्कुराती उसने पहला जुमला कहा है सर, सर आप यहाँ पे कब आए। ऐसा लगा जैसे वो नींद से जागी, उसको अभी तक पता ही नहीं है कि मैं आ चुका हूँ, मेरी उससे मुलाकात हो चुकी है, कुछ भी इस तरह का बिहेव था कि सर आप कब आए, कि वो चौंकी मुझे देख के इस तरह कि मैं उनके घर पे हूँ। मैंने कहा बस मैं आ गया। और उसने उठने की कोशिश थी लेकिन उसको कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने कहा ठीक है आप लेट ही रहें। मैं खैर बैठा, उसके साथ काफ़ी बातें चीत की, ये वो की, बिल्कुल उसको कोई एहसास या कुछ भी इस तरह का नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल सी थी। और मैं जब बाहर निकला तो उसकी वालिदा से कहा भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ एहतियाती 1 हफ़्ता तक एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने सारी करनी है, अल्लाह खैर करेगा। उन्होंने कहा था सर हमें तो बताएं, हमने सुन तो लिया है जब वो बोल रही थी, लेकिन ये क्या हुआ है। मैंने कहा आए मैं आपको लेके चलता हूँ। उसने कहा क्या अभी जाना बेहतर होगा, अभी उसकी हालत इस तरह की, अभी भी तो वापस आइए। मैं कहा नहीं, सिर्फ कमरे से ना निकले, बिल्कुल ओके, बेफिक्र हो जाए। कुछ घर के लोगों को लिया और हम लोग लेके सीधे उसी पार्क की तरफ गए थे जहाँ पे उन लोगों ने मुझे वहाँ पे खड़े हुए देखा था और घूम के गाड़ी को देख रहे थे। मैंने कहा ये है वो पार्क, वॉक करने के लिए यहाँ पे आती थी। कहते हाँ, अक्सर रात को भी जाती थी, जब इसको नींद नहीं आ रही होती थी हम इसको मना भी करते थे, घर के बिल्कुल साथ यहाँ आ जाती थी। मैंने कहा यहाँ से वो चीज़ इसके ऊपर अटैक हुई है। हुआ ये है वो यहाँ पे रात को वॉक करने के लिए आई है। यहाँ पे एक मर्द और एक औरत इंसानी रूप धार के वॉक कर रहे थे। मर्द जो था वो इंसानी रूप धारे हुए था, असल में वो जिन था। जब उसने इरम को देखा तो उसका दिल आ गया उसके ऊपर। वो इसको एकदम देखते ही उसका ऐसा दिल आ गया कि वो इस पर जान निछावर कर बैठा, दिल निछावर कर बैठा। लेकिन जो औरत थी वो समझ गई कि मेरे साथ जो है इसका दिल उस पर आ गया है। तो इससे पहले कि वो कुछ उसके साथ करता, औरत ने ही तेजी के साथ इरम के अंदर दाखिल हो गई है। ये अजीब व गरीब आपको लगेगा कि उन दोनों में जो वो मर्द और औरत का रूप धारे हुए थे, औरत को पता लग गया कि मेरा ये जो बंदा है ये उस पर दिल हार बैठा है, इसको ये पसंद आ गया कि बजाय ये इसके अंदर जाए मैं इसके अंदर चली जाती हूँ ताकि इसको ये याद करा सकूँ, खबरदार जो इसके अंदर तू गया तो, या इसके साथ तूने टच होने की कोशिश की या कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुझे इसके अंदर मिलूंगी। अब वो अक्सर जब नॉर्मल होती थी तो वो उसको नजर जो आता था वो वही बंदा नजर आता था, और उसके अंदर जो हाजिरी देती थी वो वही औरत थी जो उसके अंदर नजर आती थी। और मैंने उनसे कहा आज रात को हम फिर यहां पे आएंगे, आपको कुछ मैं दिखाऊंगा। तो उसकी वालिदा डर गई, उसने कहा नहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मैं देख सकूंगा। उनमें से एक शख्स ऐसा था, उसने कहा जी मैं देखना चाहूंगा। वो वालिद था या जो भी था, एक और मिला, 2 राजी हो गए देखने के लिए। मैंने कहा चलें जी रात को फिर आप मेरे साथ आएंगे। रात को मैं उनको लेके वहाँ पे आया, उसी जगह पे जहाँ पे वो वॉक करती थी, और वहाँ पे खड़े होकर जब पढ़ाई की तो मेरी आंखों ने भी, 3 लोग थे हम, मिसेज नहीं आई थी, मेरी आंखों ने भी और उन्हीं ने भी वॉक करते हुए जिसको देखा था वो एक बूढ़ी औरत थी
जिसके हाथ में स्टिक थी, जिसके सफ़ेद घुंघराले लंबे लंबे बाल थे। और उसका पहली दफ़ा मैंने भी चेहरा देखा, उससे पहले मैंने उसको होटल में देखा था, जो वो मुड़ गई थी। पीछे से देखा था, कुबड़ी सी थी, लंबा सा कद था, कमर टेढ़ी थी और मुड़ी थी, और मैं जब गया था तो गायब हो गई थी। इस वक्त वो सामने आ रही थी। काली स्याह उसका रंग था, इतना भयानक झुर्रियां पड़ी हुई थी, इतनी बूढ़ी थी कि उसको देख के लगता था जैसे कोई 150 साल उसकी उम्र हो। कुबड़ा सा उसका कमर उसकी कुबड़ी थी, मतलब यूं कुब निकला हुआ था। हाथ में, सीधे हाथ में उसने एक लकड़ी की स्टिक पकड़ी हुई थी। आंखें उसकी इतनी बड़ी बड़ी और वाइड थी, जो दूर से ही लगता था जैसे थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई हो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी एक औरत की इस तरह की वीडियो है जिसमें वो अपनी आंखें थोड़ी सी बाहर निकाल लेती है। इसी तरह की उसकी आंखें दूर से भी चमकती हुई बाहर निकली हुई लग रही थी। और वो चलती हुई हमारे तकरीबन थोड़ा सा करीब आई है। वो दोनों डर गए हैं, लेकिन मैं अलर्ट था, मैं पढ़ रहा था, हमारे करीब आई है और उसके बाद वो गायब हो गई है। उसके बाद मैंने उनसे कहा आइए चलते हैं। तो वो इतने डरे हुए थे उसको देख के, उस औरत को जो देखा था। ऑफ वही सेम उसी तरह के मतलब सफ़ेद या ऑफ वाइट किस्म के कपड़े थे, जिसकी इस्त्री ख़राब हुई हुई थी। जैसे लगता था साफ़ सुथरे थे, मैले नहीं थे। ऐसा लगता था काफ़ी दिनों से पहने हैं, या पहन के सो जाता है बंदा तो इस्त्री ख़राब हो जाती है। इस तरह की उसकी इस्त्री ख़राब थी। दुपट्टा भी लिया हुआ था, सर पे नहीं था, बाकी जिसम पे दुपट्टा लिया हुआ था। बहुत ही भारी भरकम मोटी किस्म की, चेहरा झुर्रियों से भला हुआ और काला स्याह। और उसके हाथ भी जो उसने स्टिक पकड़ी हुई थी, नाखून नॉर्मल थे, कोई लंबे नाखून नहीं थे, लेकिन झुर्रियों से भरा हुआ काला स्याह हाथ था और बहुत भारी भरकम मोटा, क्योंकि वो वजनी बहुत थी। सामने से वो थोड़ी 4 कदम 5 कदम 6 कदम ऐसे आती हुई हमें नजर आई है। मैं तो खड़ा पड़ रहा था और साथ ही वो गायब हो गई है। जब ये मंजर हमने देख लिया तो मैंने कहा आइए चलते हैं। जब हम गाड़ी में बैठ गए तो वो अजीब से घबराए हुए थे। मुझे कहा ये क्या थी? मैंने कहा ये वही थी जो उसके अंदर थी, और जिसने अभी आके अपना आप दिखाया है, इसी के साथ बंदा था जिसका दिल आया था, जो आप बातें सुन रहे थे, वो जो बातें कर रही थी। जिस वक्त मैं उसको पढ़ रहा था और उसे हम कलाम था तो यही बातें हो रही थी। दिल उसका आया था, इसने उसके जिस्म पे कब्जा कर लिया था, इसलिए कि वो इसके अंदर ना आ जाए। आना वो चाहता था जो इस बुढ़िया के साथ था। इस वक्त ये बुढ़िया का रूप धारे हुए है। जब इरम ने इनको देखा था तो वो मर्द और औरत का रूप धारे हुए थे। हम घर पहुंचे और यही बात मैंने इरम से कही। अब वो नॉर्मल हो चुकी थी, उसको माँ कुछ थोड़ा सा खिला रही थी कमज़ोरी की वजह से। मैंने कहा इरम, जब आप वॉक करने गई हुई थी आपने एक मर्द और एक औरत को देखा था? उसने कहा हाँ। मैंने कहा उनका यही रंग रूप था, इस तरह का मर्द था और इस तरह की औरत थी। शक्ल तो मैंने नहीं की। मैंने कहा इस तरह के कदो कामत ऐसे था, इस कद का था और एक इस कद का था। उसने कहा हाँ इस तरह का था, मैंने उनको देखा था। तो वो बंदे भी जो मेरे साथ बैठे गए थे, अभी देख के आए थे, समझ गए कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा वो मर्द था जो असल में इसके अंदर आना चाहता था। तो उससे पहले कि वो दाखिल होता, ये बुढ़िया का रूप जिसको आपने देखा है बुढ़िया के रूप में, ये असल में जिन्नी है, ये दाखिल हो गई कि वो इस तरह ना आ सके, क्योंकि जब तक ये इसके जिस्म में दाखिल रहती वो दाखिल नहीं हो सकता। दो इकट्ठे दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए ये अपने, ये जो जिन्नी थी अपने उसको बचाने के लिए इसके अंदर आई हुई थी और इसको टॉर्चर कर रही थी। और इसका कंप्रोमाइज़ क्या हुआ था, जब हमने कहा था, जिस तरह पहले दिन आके मुझे कहा था कि कमरे में सारा कुछ, तो वो बात वहाँ पे अभी भी एक सवाल थी। तो वो कौन थी जिसने आके मुझे कहा था कमरे में कि ये ना करना वो ना करना? वो इरम ही थी। वो कोई और चीज़ नहीं आई थी। इरम कमरे को लॉक करके आई थी, क्योंकि उसके वालिदैन यही समझते थे कमरा लॉक है तो अंदर इरम है, लेकिन असल में वो इरम नहीं थी, इरम ही थी। वो अपने कमरे को लॉक करके आ गई थी और वो यही समझ रहे थे कि इरम ही है। और इरम अपने कमरे से इस तरह की हरकतें भी अब कर रही थी कि वो जहाँ से बिल्ली निकल के बाहर गई थी उस खिड़की से, वो भी टेरेस था नीचे, वो उतर जाती थी। और अहम चीज़ जो उसकी वालदा को मैं समझा के आया था वो ये था कि इरम इस वक्त उस चीज़ से तो निकल चुकी है, लेकिन साइकोलॉजिकली अभी भी इसके दिमाग में ये चीज़ें फंसी हुई हैं। अभी कुछ अरसा इसको नॉर्मल होने में लगेगा। अभी भी कभी कभी आपको लगेगा, कहेगी वो खड़ा हुआ है सामने, वो देखें कोई गुजर रहा है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि जितनी बीमारी में ये 3 अरसा गुजार चुकी है, 3 साल, तो इसको अभी भी कहीं कहीं महसूस होगा, लेकिन असल में नहीं होगा। अब वो चीज़ें इसके करीब नहीं आएंगी, मैं वो काम कर चुका हूँ। लेकिन इसको झटके लगेंगे तो डरना नहीं, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये तो फिर भी इसको नज़र आ रहा है, इस साइकोलॉजिकली इसका कुछ टाइम लगेगा। और फिर ऐसा ही हुआ, कुछ टाइम ऐसा होता रहा। उसकी वालिदैन कहते कभी कभी होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो बिल्कुल बेहतरीन हो गई। फिर उसके साथ कभी भी कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वालिदा ने मुझे एक दफ़ा बताया था मेरे वापस आने के बाद, जब वो क्लियर कर दिया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, उन्होंने कहा जी अभी भी कभी कभी उस तरह बाल करके बैठ जाती है
और मैं जब जाती हूँ तो बात मेरे साथ जो करती है वो इरम ही होती है, लेकिन बैठी उसी अंदाज में बाल खोल के होती है। और दूसरा उसने कहा कभी कभी ऐसे लगता है जैसे किसी से बात कर रही है, सामने कोई खड़ा है और उससे बैठी बात करी। तो मैं पूछती हूँ इरम क्या हुआ है, तो मुझे देखती है और अपनी ही आवाज़ में बोलती है हाँ मामा क्या हुआ है। तो मैं कहती हूँ किससे बात करी थी, कहती है नहीं किसी से भी नहीं बात करी थी। तो इस तरह चौंकती है जैसे वो किसी से बात ही नहीं करी, मामा सवाल पूछ रही हैं, लेकिन इरम ही होती थी। कभी ये महसूस नहीं हुआ उनको कि इरम जब बात कर रही थी तो इरम नहीं थी, कोई अंदर से और बोल रहा था। पहले वाली सूरत हाल नहीं हुई थी। तो माँ रिलैक्स हो जाती थी, बातें तो वो कर रही थी, लेकिन जब माँ पूछती कौन है तो चौंक के इरम ही बात करती। तो मेरी बात उनको याद थी कि ये झटके इसको लगेंगे, लेकिन इरम ही होगी, साइकोलॉजिकली होगी, क्योंकि 3 साल इसने गुजारे हैं। और बिल्ली भी दोबारा उनके घर में कभी नजर नहीं आई। वो जो बिल्ली का रूप धारे था वो मर्द था, और जो उसके अंदर उस वक्त थी जब हम लोग कमरे में गए थे और निकाला था उसको, तो वो औरत थी। बिल्ली का या बिल्ला वो जो था वो मर्द रूप धार के आता था और औरत उसके अंदर होती थी। जब भी वो बिल्ली इनके घर में आती थी, कुछ खाने के लिए कभी देते तो खाती नहीं थी, लेके चली जाती थी, तो वही मर्द होता था जिसके अंदर आना चाहता था। उससे पहले ही वो औरत उसके अंदर आ जाती थी। वो जो बुढ़िया के रूप में हमें नजर आई थी, उस वक्त उसने एक बुढ़िया का रूप धारा हुआ था। मुझे होटल में भी नजर आई थी, वहां पर असल में वो बुढ़िया नहीं थी, वो जिन्नी थी। इससे कोशिश ये होती है कि ये कितनी ताकतवर मखलूक है, हमारी लड़ाई ना हो। ये हमसे बहुत ताकतवर है, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर अल्लाह ताला का कुरान मजीद है। सो इसलिए कोशिश ये होती है कि इनको निकाल दें, और इनको सवाल जवाब में यही कहना होता है कि चले जाओ, एक इंसान के अंदर तुम्हें रहने की इजाज़त नहीं है। लेकिन उसने जब एक्सप्लेन कर दिया कि मैं इस वजह से इसके अंदर आई थी और ये मकसद था, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं तुम्हें कोई भी सज़ा नहीं देता, तुम्हें जाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन ये वाली बात मैं तुम्हें बताने से पहले जा दूं, फिर तुम दोनों में से किसी ने ये हरकत की या कोशिश की तो तुम दोनों के साथ क्या होगा ये फिर जहन में रखना। फिर ये मैं करके जाऊंगा तुम्हारे साथ। इस तरह का किया तो मुझे था कि इसके बाद वो दोबारा दोनों कभी भी उसके करीब नहीं आएंगे। और अच्छा क्या हुआ, जैसे ही वो बेहतर हो गई, उन लोगों ने वो घर ही वहाँ पे सेल किया और वहाँ से चले गए। खाते पीते लोग थे, अफोर्ड कर सकते थे बहुत कुछ, उन्होंने वो घर ही, इलाका ही छोड़ दिया। वो कहते नहीं हमें यहाँ पे रहना ही नहीं है, जहाँ से बेटी के साथ ये मसला हुआ है फिर कभी उसके साथ मसला ना हो जाए। क्योंकि मैंने उन तीनों को जब इस तरह देखा तो मेरी गाड़ी की तरफ देख रहे थे, चौंक गए थे। मैं उस वक्त समझ गया था, लेकिन 100% नहीं समझा, मुझे शक पड़ गया था जिस तरह ये देख रहे हैं कोई गड़बड़ है। और वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह चेहरे थे, वहाँ के इंसानों की तरह, हमारी तरह नहीं। हमारे रंग रूप तरह चेंज है, वो बहुत गोरे चिट्टे हैं, तो वहाँ की तरह रंग रूप थे, लेकिन वो भी इंसान का रूप धार के खड़े थे, असल में इंसान नहीं थे। तो उसके बाद उन्होंने वो अपना घर चेंज कर दिया। कुछ देर हम वहाँ पे रहे, उन्होंने हमारी बहुत केयर की, क्योंकि उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के बुलाने पे हम लोग गए थे, उन्हीं के काम करने के लिए गए थे। सारा शेड्यूल मुझे अपना छोड़ना पड़ता है, तो लेकिन वो इमरजेंसी केस था, उसके बगैर हल नहीं था। वो बहुत ताकतवर थी बुढ़िया, और जो बुढ़िया का रूप धारे हुई थी और बंदा, वो दोनों जिन्न और जिन्नी बहुत ताकतवर थे। उसका हल यही था, मुझे वहाँ जाके ही मैं कर सकता था, क्योंकि उस घर में भी वो फिरते थे। तो उसके बाद जब उन्होंने हमें बुलाया, उन्हीं के भी बुलाने पे हम वहाँ पे गए। उन्होंने हमारे लिए पहले से होटल बुक करा दिया था, और जब मामला हल हो गया तो उन्होंने हमारी बहुत केयर की, बहुत गिफ्ट दिए और बहुत आओ भगत की हमारी। और उसके बाद हम वापस आ गए। मैं राब्ते में रहा उसके बाद भी वापस आ गया, लेकिन उसके बाद कभी भी दोबारा उनके साथ कोई मसला नहीं हुआ। वो हल्का फुल्का होता था, वो बैठी बातें कर रही होती थी, बाल खोल लेती थी, इस तरह की हरकतें करती थी, लेकिन इरम ही होती थी। आज भी उसमें फैमिली से राब्ते में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इरम बिल्कुल ठीक है, और इरम की शादी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपने घर में बहुत खुश है। क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें जो थी मैंने नहीं बताई, फर्जी की और सेंसर कर दी कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह उसको खुश रखे, उसके लिए दुआ गो हूँ, उसकी पूरी फैमिली के लिए भी हमेशा के लिए दुआ गो हूँ। ये एक वाक़या जो कहते हैं कभी कभी भूल जाता है, और बहुत दफ़ा इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो अभी भी मेरी ज़िंदगी में इस तरह के गुजरते हैं। जिस तरह मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा ना, मैंने घर क्लियर करते हुए आपको अगले इतवार को प्रोग्राम दिखाऊंगा, अगर एडिट करना है। इसी तरह के कई जगहों पे घर भी क्लियर किए हैं और इस तरह की निकाले भी हैं जिनात को। तो कोशिश होती है उसको रिकॉर्ड करूं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, कैमरा मैन खड़ा होगा, कैमरा तोड़ कर दे। घर क्लियर करते हुए कैमरे का डर है, और ये डर है उस पर हमला ना हो जाए। तो ये भी हो सकता है वो जिस लड़की से इरम से निकल रही है तो निकल के मेरे ही किसी कैमरा मैन के साथ आ जाए। तो इस तरह के मामला होते हैं। तो लेकिन फिर भी ज़िंदगी ने मौका दिया, तो इंशाल्लाह ये भी आपको निकालते हुए लाइव जिनात इंशाल्लाह ये प्रोग्राम मैं आपको रिकॉर्ड करके भी दिखाऊँगा। सो आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए जिस तरह भेजते हैं इंशाल्लाह। लेकिन एक और रिक्वेस्ट छोटी सी, माह रमज़ान है, हालात बहुत ख़राब है लोगों के, आप लोग कर भी रहे हैं हेल्प, मज़ीद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हेल्प कीजिए। जो बाहर मुल्क में हैं, मुझे आप कैश लिखेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आपसे फ़ौरन अपना अकाउंट नंबर बैंक का भेज दूँगा, उसमें जितना हो सकता है हेल्प कीजिए। राशन मैं देना चाह रहा हूँ,
माह रमज़ान में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत बढ़ के सब कुछ, महंगाई इतना है, लोग नहीं ख़रीद पा रहे। अभी जो मैं आया हूँ राजनपुर से, काफ़ी फैमिलीज़ को, थोड़ी फैमिलीज़ को हम दे के भी आए हैं, राशन भी और पैसे भी दे के आए हैं। तो आप लोग भी आगे बढ़िए, भेजिए, कैश लिखिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको बैंक अकाउंट भेज देता हूँ। और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये ऑफ़र सिर्फ पाकिस्तान के लिए, जैज़ कैश या ईजी कैश के ज़रिए भी वो मुझे पैसे डायरेक्ट मेरे इस ईजी पैसा अकाउंट बना, जैज़ कैश इसमें बना हुआ है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे 0313665550, मैं रिपीट करता हूँ 0313665550, इस पर जैज़ कैश बना हुआ, इस पर डायरेक्ट पाकिस्तान से आप भेज सकते हैं। और अगर आप बाहर मुल्क में हैं तो आप मेरा इसी व्हाट्सअप नंबर पे पहले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे 0092 या +92 313665550, रिपीट करता हूँ 0092 या फिर +92 313665550, इस पर आप मुझे कैश लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे, तो मैं इंशाल्लाह आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भेज दूंगा, तो उस पर आप सेंड कीजिए, तो इंशाल्लाह हकदारों को वैसे भी ज़कात की सूरत में या मदद की सूरत में आपका हिस्सा उन तक पहुँच जाएगा। तो आप मुझे कहानी भी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी इसी OCS का हिस्सा बनाऊँगा। और आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।